हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये छठे यूनिट का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और आज का हमारा टारगेट है आंतरिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो हमें जो इंटरनल एनर्जी कल हमने पढ़ी थी, आंतरिक ऊर्जा हमने कल पढ़ी थी या अंतर्निहित ऊर्जा हमने कल पढ़ी थी, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये हैं हमारे पास 8 पॉइंट, जो अपने आप में 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई सा भी पॉइंट किसी एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या है। इस पहले पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा। यदि आपके याद हो, कल हमने पढ़ा था आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। भाई आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है कि जितने भी निकाय हैं, निकाय कहो या तंत्र कहो एक ही बात है, जितने भी निकाय हैं ऊष्मागतिक निकाय, उनमें से हर एक निकाय ऊर्जा के एक निश्चित मान से संबंधित होता है। यानी हर एक निकाय की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है और कोई निकाय ऊर्जा के जिस निश्चित मान से संबंधित होता है, ऊर्जा की उस निश्चित मान को या मात्रा को ही हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक निकाय में विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, जैसे रासायनिक ऊर्जा, जैसे कंपन ऊर्जा, इस तरह की जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो हर एक निकाय में होती हैं। और उन सभी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को जब हम जोड़ते हैं तो उससे जो हमें योग प्राप्त होता है उन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का, उस योग को भी हम कह सकते हैं कि हाँ वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा है। इसका मतलब ये है कि हर एक निकाय की अपनी अलग अलग आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट देखो, आंतरिक ऊर्जा के बारे में हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब कहने की बात यह है कि आंतरिक ऊर्जा किसी भी निकाय की, जैसे मैं कहूँ कि आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पर। तो मैं यहाँ मात्रा, पदार्थ की मात्रा लिख देते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं खाली मात्रा। यानी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किसी भी पदार्थ की मात्रा पर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक निकाय ऐसा है, ये निकाय है, ठीक है, ये मान लो 10 ग्राम का निकाय है और एक निकाय मेरे पास ऐसा है, ये 2 सिस्टम है मेरे पास, ये 100 ग्राम का है और मैं आपसे पूछूं कि ये 10 ग्राम का निकाय है, ये 100 ग्राम का है, तो बताओ किसकी आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो आप कैसे अनुमान लगाओगे? आप ऐसे ही तो अनुमान लगाओगे कि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। द्रव्यमान की परिभाषा तो याद है ना आपको, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो ये 100 ग्राम का है, ज़्यादा भारी है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और इसका द्रव्यमान कम है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा भी कम होगी। इसमें द्रव्यमान कम है तभी मैं कह रहा हूँ कि पदार्थ की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए पदार्थ की मात्रा भी यहाँ ज़्यादा है। तो जहाँ पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है ना, जिस निकाय में पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है, मतलब
पदार्थ की मात्रा पर क्यों निर्भर करती है आंतरिक ऊर्जा? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है कि जब हम कल आंतरिक ऊर्जा E को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जाएं जो होती हैं उन सब का योग होता है। जैसे केमिकल एनर्जी EC और केमिकल एनर्जी के अलावा पोटेंशियल एनर्जी EP। तो यदि इन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को आप जोड़ दोगे, जैसे ER रोटेशनल एनर्जी और ER के अलावा EV वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांजिशनल एनर्जी, इन सब का योग होती है आंतरिक ऊर्जा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 ग्राम पदार्थ है तो इसमें कणों की संख्या कम होगी, और जब इसमें कणों की संख्या कम होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है, इसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो इसमें पार्टिकल्स की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, और ज़्यादा परमाणु हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। इसी तरीके से आप यहाँ आ जाओ, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। भाई जहाँ परमाणु कम है वहाँ नाभिक भी कम होंगे, और नाभिक कम होंगे तो नाभिकीय ऊर्जा भी कम होगी, और जहाँ परमाणु ज़्यादा हैं वहाँ नाभिक भी ज़्यादा होंगे, और नाभिक ज़्यादा होंगे तो नाभिकीय ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इसी तरीके से रासायनिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या होती है ER रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और स्थानांतरण ऊर्जा, मात्रा बढ़ने से ये सारी ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, और जब सारी ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी तो इनका योग भी बढ़ जाएगा, और जब इनका योग बढ़ जाएगा इसका मतलब ये है कि आंतरिक ऊर्जा उस निकाय की ज़्यादा होगी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, अर्थात जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा चलो, मैंने आपको इस चैप्टर में किसी निकाय के 2 तरह के गुण पढ़ाए थे। एक तो बताया था गहन गुण, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, और एक बताए थे विस्तीर्ण गुण, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। और हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है कि आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, और जब आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा कैसा गुण हुआ? गहन गुण तो नहीं होने का, कैसा गुण होगा? विस्तीर्ण गुण। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है। ये जो शब्द है ना विस्तीर्ण गुण, ये पता होना चाहिए आपको। भाई किसी भी निकाय में 2 तरह के गुण होते हैं, गहन गुण और विस्तीर्ण गुण। गहन गुण वे होते हैं जो पदार्थ में उपस्थित किसी भी निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उन्हें तो कहते हैं गहन गुण या विशिष्ट गुण। और विस्तीर्ण गुण वे होते हैं, विस्तीर्ण गुण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ रही है, इसका मतलब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा कैसा गुण है, गहन गुण है या विस्तीर्ण गुण? तो आप क्या लिखोगे? आंतरिक ऊर्जा विस्तीर्ण गुण है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो ये तो एक पहला पॉइंट हुआ हमारा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा केवल ताप फलन है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी कि यदि कोई आदर्श गैस आपके पास है तो वहाँ आंतरिक ऊर्जा केवल ताप के ऊपर निर्भर करती है। यदि किसी आदर्श गैस का ताप बढ़ाओगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है केवल ताप फलन है, अतः यदि ताप स्थिर है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। भाई जब ताप के ऊपर निर्भर करती है आंतरिक ऊर्जा, पर एक बात ध्यान रखना, ये नियम केवल आदर्श गैस के लिए है। यदि कोई भी आपके पास आदर्श गैस है, उस आदर्श गैस का यदि आप ताप बढ़ा दोगे तो ताप बढ़ने से क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा का ही तो एक हिस्सा है ट्रांजिशन एनर्जी, जो है वो एक प्रकार की गतिज ऊर्जा जो है उसका पार्ट है एक। ठीक है, गतिज ऊर्जा को मैं स्थानांतरण ऊर्जा भी कह सकता हूँ।
तो जो आदर्श गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। और यदि आपके पास कोई आदर्श गैस है किसी सिलेंडर में और उसका ताप आपने कर रखा है कांस्टेंट, यानी ताप में कोई भी चेंज आपने नहीं कर रखा है, तो यदि ताप में आपने कोई भी चेंज नहीं करा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है, अतः ताप स्थिर रखने पर, ताप स्थिर रखोगे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? 0। किसके लिए है ये नियम? आदर्श गैसों के लिए, ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है कि आपके पास कोई आदर्श गैस है और आदर्श गैस का ताप आप बढ़ा रहे हो, तो बताओ उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो आदर्श गैस का ताप बढ़ाओगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, और आदर्श गैस का ताप घटाओगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी घट जाएगी। ध्यान रखोगे ना? ध्यान रखना इस चीज को ध्यान रखना कि आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा केवल ताप फलन है। कैसा फलन है? ताप फलन। अब आते हैं नंबर 3 पर। स्थिर आयतन पर अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम, जहां आयतन में परिवर्तन 0 हो, में निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के समझ में नहीं आता है, ध्यान से समझना। यहाँ बात है कि स्थिर आयतन पर, मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक इस तरह का सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर है एक, और इसमें ये लगा हुआ है पिस्टन। ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये गतिशील है, थोड़ा ध्यान से समझना। कैसा है? गतिशील। ये पिस्टन गति कर सकता है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, मूवेबल है, इजी टू मूव। और इसमें आपने भर रखी है कोई गैस, इसमें आपने कोई गैस भर रखी है, ये भर रखी है हमने इसमें गैस, और इस गैस के ऊपर हमें प्रैक्टिकल करने हैं, इसलिए मैं इस गैस को ही कहूँगा कि ये निकाय है या तंत्र है या सिस्टम है या ऊष्मागतिक निकाय है। अब आप एक काम करो, आप ऊष्मा दो इसे कुछ Q, या तो कैपिटल Q से लिख सकते हो या स्मॉल q से। आप जब इसे ऊष्मा दोगे तो इसका मतलब इसे ऊर्जा दोगे, और ऊर्जा देने से ये सारी ऊर्जा किसे मिलेगी? इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उन्हें मिलेगी ऊर्जा, और जब उन्हें ऊर्जा मिलेगी तो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो ये पिस्टन के ऊपर तेजी से टक्कर मारेंगे। वैसे तो दीवारों पे भी टक्कर मारेंगे, पक्की बात है, पर पिस्टन के ऊपर तेजी से टकराएंगे, और पिस्टन के ऊपर तेजी से टकराएंगे। पिस्टन हमारा गतिशील है तो पिस्टन ऊपर की तरफ को उठ जाएगा। यहाँ तक मान लो पिस्टन उठ गया है तो आयतन कितना बढ़ा? इतना आयतन बढ़ा ना, इतना आयतन बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है? गैस ने। गैस ने कैसे बढ़ाया है? क्योंकि गैस ने पिस्टन के ऊपर कार्य किया है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी गैस को आप गर्म करते हो तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वे पिस्टन पर तेजी से टकराकर पिस्टन को ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब वे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जब भी किसी गैस को गर्म करोगे तो गैस लालायित हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी कार्य करने के लिए, और वो कार्य करेगी यदि उसे कार्य करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसे Q ऊष्मा दी, किसे ऊष्मा दी? गैस को। कितनी ऊष्मा दी? Q। तो बेटे Q ऊष्मा को वो कुछ तो कार्य करने में वेस्ट करेगी और कुछ अपना आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएगी। ये चीज़ बहुत काम की है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज़ को। मतलब जब आप किसी निकाय को ऊष्मा देते हो यानी ऊर्जा देते हो, तो ऊर्जा देने से क्या होता है? निकाय उस ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांटता है। सबसे पहला हिस्सा वो निकाय करता है कार्य। जैसे आपने गैस को ऊष्मा दी, गैस को गर्म करा, तो गैस ने पिस्टन को ऊपर उठा दिया। इसका मतलब गैस ने क्या किया है? कार्य किया है। पर दी गई ऊष्मा का कुछ हिस्सा निकाय अपने पास रखता है आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसे मैं एक एग्जाम्पल से जोड़ रहा दैनिक जीवन के। कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमने जितनी ऊष्मा दी है वो दी गई ऊष्मा 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। नॉर्मली यदि सब कुछ सामान्य है तो दी गई ऊष्मा 2 हिस्सों में बट जाती है। पहला हिस्सा तो होता है कार्य का, कि वो निकाय कार्य करेगा, और दूसरा हिस्सा होता है कि वो निकाय
उस ऊर्जा का, उस ऊष्मा का या ऊर्जा का जो हमने दी है उसके कुछ हिस्से को अपने पास रखेगा अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए। अब देखो ये सिस्टम आखिरकार है क्या, प्रकृति का नियम है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखो चलो एक एग्जांपल सीखते हैं। मैं आपको यूं कह रहा कि एक बच्चा है और उस बच्चे को घर से मिले 500 रुपये। कितने रुपए मिले? 500 रुपये। जैसे हम निकाय को क्या देते हैं? ऊष्मा Q, इसी तरीके से उस बच्चे को घर से मिले 500 रुपये। ठीक है, कुछ सामान लाने के लिए, घर का सामान एक पर्चे पे लिख के उसकी मम्मी ने दिया कि ये सामान आपको लेके आना है मार्केट से, तो उसे घर से 500 रुपये मिले। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने क्या करा कि 400 रुपये का तो सामान ले लिया या 450 रुपये का तो ले लिया सामान, और 50 रुपये रख लिए उसने अपनी जेब में कि ये मेरा जेब खर्च है, मुझे जेब खर्च भी तो चाहिए। तो 500 रुपये, यदि वो बच्चा ईमानदार है तो ऐसा नहीं करेगा, पर यदि वो बच्चा तेज है, बहुत चालाक है, तो वो ऐसा कर सकता है बिल्कुल कि घर से उसे कितनी एनर्जी मिली, 500 रुपये उसे ऊर्जा मिली, 500 रुपये उसे मिले। 500 में से कार्य कितने का करा उसने? 450 रुपये का। उसने कितने पैसे अपनी जेब में डाले? 50 रुपये उसने अपनी जेब में डाल लिए। तो मैं कहूँगा कि जितनी ऊर्जा उसे घर से मिली, जितने रुपए उसे घर से मिले, वो तो दी गई ऊष्मा के बराबर है, उसके समतुल्य है जितनी ऊष्मा मिली थी उसे कार्य करने के लिए। पर क्या उसने सारी एनर्जी कार्य करने में ही वेस्ट करी? नहीं। प्रकृति कहती है कि जितना एनर्जी आप दोगे वो सारा का सारा कार्य करने में वेस्ट नहीं हो सकता है। और आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि जितनी ऊर्जा दी आपने उतना ही वो कार्य कर दे। एफिशिएंसी 100% दिखाने वाली कोई मशीन आज तक नहीं बनी। प्रकृति यदि हम देखें, नेचर के हिसाब से यदि हम चलें, तो 500 रुपये उसे टोटल एनर्जी दी गई थी, ऊर्जा दी गई थी, घर से पैसे मिले थे। उसने उसका कुछ हिस्सा तो कार्य करने में वेस्ट कर दिया और कुछ हिस्सा उसने जो है अपनी जेब में डाल लिया। तो इसी तरह हर एक निकाय करता है। निकाय जितने भी हैं ऊष्मागतिक निकाय, वे सब यही तो करते हैं कि आप उन्हें कार्य करने के लिए जितनी ऊष्मा देते हो ना, जितनी ऊष्मा देते हो, उस ऊष्मा का कुछ हिस्सा तो वे कार्य करने में लगाते हैं और कुछ हिस्से से वे अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। क्लियर बात? और आंतरिक ऊर्जा निकाय का अपना गुण है। हर एक निकाय एक निश्चित ऊर्जा से संबंधित होता है जिसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। जैसे ये बच्चा है, ये 50 रुपये इसे अपनी जेब में चाहिए हरदम, और यदि इसकी जेब में 50 रुपये हैं, फिर शायद ऐसा हो सकता है कि अब इसकी जेब में 50 रुपये हैं, इसने खर्च नहीं करे अपने 50 रुपये, अगले दिन फिर इसे 500 रुपये मिले घर से, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि ये 500 रुपये का सामान ले आए और आंतरिक ऊर्जा में अपनी कोई भी परिवर्तन ना करे, क्योंकि इसके पॉकेट में पहले से ही 50 रुपये हैं। ऐसा होगा नॉर्मली। और यदि इसे पैसे इकट्ठे करने की आदत है ना, फिर तो ये रोज़ 50 रुपये बचाता ही रहेगा, रोज़ बचाता रहेगा 50 रुपये। और यदि ये एक नॉर्मल बच्चा है, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो वो उसे पता है कि हाँ मुझे इमरजेंसी में 50 रुपये की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मेरी पॉकेट में 50 रुपये होने चाहिए। और जब उसके में 50 रुपये खर्च हो जाएंगे, मान लो 50 में से उसके 10 रुपये खर्च हुए, 40 हैं उसके पास, तो वो 40 के 50 कर सकता है। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल बात है। तो इसी तरह हर एक निकाय ऐसा ही होता है, बस इस चीज़ को समझ जाओ, हर एक निकाय ऐसा होता है। अब देखो क्या लिखा था हमने यहाँ, हमने लिखा क्या था? हमने लिखा था स्थिर आयतन पर। अब मैंने आपको एक बात बताई कि मान लो इस बच्चे को घर से 500 रुपये मिले और इसने कार्य कराई नहीं है बिल्कुल भी, 500 के 500 रुपये अपने पॉकेट में डाल लिए तो बताओ, जब इसने कार्य नहीं करा तो जितना भी ऊर्जा इसे दिया गया, जितने भी पैसे इसे घर से मिले, वे सारे पैसे इसकी आंतरिक ऊर्जा ही तो बढ़ाएंगे, जब इसने कार्य कुछ करा ही नहीं है। अब देखो जरा यहाँ, यदि मैं कहूँ आपको कि यहाँ Q ऊष्मा दी गई है निकाय को, और Q ऊष्मा इसने 2 हिस्सों में बांटी। पहला हिस्सा इसने आयतन बढ़ाया अपना, इसका मतलब इसने कार्य किया है, ठीक है, और कार्य करने के साथ साथ कुछ हिस्सा ऊर्जा का इसने अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में लगाया है। तो 2 तरह के हिस्सों में बट गई नहीं ऊर्जा। यदि मैं आपको कह दूं कि यार ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन गतिशील नहीं है, ये पिस्टन क्या है? फिक्स है। यदि पिस्टन फिक्स है, जाम है,
तो क्या होगा बताओ? तो जितनी ऊष्मा आप दोगे, कार्य तो नहीं होगा, कार्य कितना होगा? कार्य जैसे हमने फार्मूला यहाँ लिख रखा है कि आपने ऊष्मा दी Q, वो कार्य में और आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में वेस्ट होगी। यदि मैं कहूँ कि यार हमारा पिस्टन फिक्स है, तो पिस्टन फिक्स है तो आप जितनी ऊष्मा दे रहे हो उसका कुछ भी हिस्सा कार्य में नहीं जाएगा, क्योंकि गैस तो पिस्टन को उठा ही नहीं पा रही, क्योंकि पिस्टन फिक्स है। और जब गैस ने पिस्टन को नहीं उठाया, इसका मतलब गैस ने कार्य ही नहीं किया। और गैस ने जब कार्य नहीं किया तो W की जगह तो 0 ही लिखूंगा मैं, और डेल्टा E ये है ही आपका जो का त्यों। यानी जितनी ऊष्मा दी आपने वो सारी की सारी आंतरिक ऊर्जा ही बढ़ा रही है। क्या कर रही है? आंतरिक ऊर्जा ही बढ़ा रही है। तो इसलिए स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर हो जाती है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाती है। समझ में आती है ना बात? तो यदि आप किसी गैस को ऊष्मा दे रहे और गैस कार्य नहीं कर रही है, इसका मतलब पिस्टन को नहीं उठा रही है, तो आपने जितनी ऊष्मा दी है ना वो सारी की सारी ऊष्मा कार्य के बराबर ही होगी। सॉरी, कार्य के नहीं, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। देखो जरा, देखो स्थिर आयतन पर, भाई स्थिर आयतन कब होगा? जब पिस्टन फिक्स होगा। स्थिर आयतन पर अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम में, भाई सम आयतनिक प्रक्रम उसे ही तो कहते हैं जिसमें आयतन फिक्स हो, आयतन ना बदलता हो, डेल्टा V 0 हो, आयतन में परिवर्तन 0 हो। दोबारा पढ़ रहा, देखो स्थिर आयतन पर अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर होती है। बताओ समझ में आई क्या बात? जितनी ऊष्मा दी वो सारी ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में ही लगी। निकाय ने कोई भी कार्य नहीं किया है, बिल्कुल भी कार्य नहीं किया है निकाय ने, ठीक है, वृद्धि के बराबर होती है। अतः Q इज इक्वल टू डेल्टा ई। Q कैपिटल लिख लो या स्मॉल ए की बात है। Q इज इक्वल टू डेल्टा ई। वैसे क्या होता है? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा ई। समझ में आती है ना बात? W कार्य तो करा ही नहीं उसने। क्यों नहीं करा कार्य? क्योंकि पिस्टन जाम है, आयतन में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है, आयतन स्थिर है। ये लिख दिया यहाँ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। आयतन कैसा है? स्थिर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, तीसरा पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने पर इसमें आंतरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके कारण गैस ठंडी हो जाती है। भाई ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, रुद्धोष्म प्रक्रम याद है आपके? रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लो आपके पास एक इस तरह का थर्मस वाला सिलेंडर है। थर्मस तो पता है आपको, गर्म और ठंडे द्रव को रखने के लिए ऐसा होता है थर्मस फ्लास्क, ठीक है। और इस थर्मस फ्लास्क में हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ, और ये पिस्टन भी ऐसा है कि ऊष्मा की हानि होने नहीं देगा बिल्कुल भी। इसमें आपने भर रखी है कोई गैस, ठीक है, ध्यान से समझना। वो ये जो है इंसुलेटर है, ये बीच में क्या है? इंसुलेटर, यानी जो ऊष्मा को ना तो बाहर निकलने दे और ना तो बाहर से ऊष्मा को अंदर आने दे। पूरा इंसुलेटर का बना हुआ थर्मस जैसा सिलेंडर है हमारे पास, और इसमें हमने एक गैस भर रखी है, ठीक है। और इस गैस का ताप है इस समय 50 डिग्री सी है, मान लो इसका टेम्परेचर। तो मुझे यूं बताओ कि यदि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सी है तो इसके अणु गति कर रहे होंगे, पिस्टन पे टक्कर मार रहे होंगे। पिस्टन गतिशील है, आपका गति कर सकता है। तो पिस्टन पे यदि ये टक्कर मारेंगे तो क्या होगा? पिस्टन को ऊपर उठाएंगे, और पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, और जब कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इनकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। इस निकाय की कह दो या इसके अणुओं की कह दो, और आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब इन्होंने पिस्टन ऊपर उठाया ना गैस ने, यानी गैस ने कुछ कार्य किया, तो अब इसका ताप शायद 40 डिग्री सी हो गया होगा। बिल्कुल, मतलब घटेगा तो पक्का। मैंने बताया कि 50 से कितना हो गया? 40। भाई यूं बताओ, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि जितनी ऊष्मा दी जाती है वो दो हिस्सों में बंटती है, W और डेल्टा E में। आप किसी निकाय को जितनी भी ऊष्मा देते हो ना,
वो ऊष्मा दो हिस्सों में बंटती है, एक तो उस निकाय द्वारा किया गया कार्य और एक डेल्टा ई यानी अपनी जेब में जो उसे रखना है निकाय को, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। अब मैं आपको यूं कह रहा कि यार हमने ऊष्मा तो दी ही नहीं इसे कुछ भी। ऊष्मा क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारा जो प्रक्रम है वो कैसा है, रुद्धोष्म बर्तन थर्मस जैसा है। ना तो हम परिवेश से ऊष्मा ले सकते, ना तो परिवेश को ऊष्मा दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्यू की जगह तो मैं 0 लिखूंगा। डब्लू, हाँ कार्य उसने किया है। क्यों किया है कार्य? क्योंकि उसने पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक उठा दिया, पिस्टन को उठा दिया, तो कार्य तो कुछ ना कुछ किया है। अब मुझे यूँ बताओ, जब उसने कार्य किया है और बाहर से उसे ऊष्मा नहीं मिली, ये बिल्कुल ऐसा है कि बच्चे के जेब में 50 रुपये हैं और मम्मी ने उसे यूँ कह दिया कि यार 20 रुपये की दही लेके आ जा बेटे तू। तो वो 20 रुपये की दही कहाँ से लेके आएगा? मम्मी ने उसे पैसे थोड़ा ही दिए, पर मम्मी को पता है कि इसकी पॉकेट में 50 रुपये हैं। तो मुझे यूँ बताओ कि वो जब दही खरीदेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी या नहीं घटेगी? घटेगी ना। उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी थी? 50 का नोट जो उसकी पॉकेट में था। अब उसे मम्मी ने कह दिया 20 रुपये की दही लेके आ जा, तो वो गया मार्केट में, 20 रुपये की उसने दही ली। अब यूँ बताओ उसने कार्य कितना करा? 20 रुपये का काम करा और उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी थी? 50 रुपये का नोट उसकी पॉकेट में था। उसे ही हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। हर एक निकाय की अपनी अलग अलग आंतरिक ऊर्जा होती है। हमारे जो पापा हैं उनकी आंतरिक ऊर्जा कुछ ज़्यादा है, ठीक है, मम्मी की आंतरिक ऊर्जा कुछ कम है। पर किसी किसी घर में ऐसा होता है कि मम्मी की आंतरिक ऊर्जा ज़्यादा होती है, पापा की कम होती है। वो आपको अपने घर की स्थिति पता होगी अपने आप, ठीक है। तो बच्चे के जेब में कितने का नोट था? 50 रुपये का, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा है। मम्मी ने क्या कहा कि 20 रुपये की दही लेके आ जा, तो वो दही लेने गया, उसे पैसे नहीं दिए गए थे, तो उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा अर्थात उन 50 रुपये में से ही 20 रुपये का कार्य करा। अब उसके पास कितनी आंतरिक ऊर्जा बची? 30 रुपये बचे ना उसके पास। इसका मतलब ये है कि यदि आपने बाहर से ऊष्मा नहीं दी, ऐसा निकाय है कोई और प्रक्रम है रुद्धोष्म, ना तो बाहर से ऊष्मा मिलने की ना बाहर हम दे सकते, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जब कोई निकाय कार्य करता है ना, तो क्या होता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। और आंतरिक ऊर्जा जब घटेगी तो आंतरिक ऊर्जा यदि बढ़ती तो प्लस का निशान लगाते, और घट रही तो इसका मतलब यह है कि घटती है तो माइनस में ही तो होगा, आंतरिक ऊर्जा घटेगी। तो यहाँ क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी, ठीक है। और आंतरिक ऊर्जा में जितनी कमी आएगी, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। और यदि आंतरिक ऊर्जा में आप कमी देखना चाहते हो ना कि कितनी कमी आई, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी W के बराबर आएगी। 50 का नोट उसकी जेब में था, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा थी, यानी E था, वो डेल्टा E नहीं था। 20 रुपये की उसने दही ली, यानी 20 रुपये की उसमें आंतरिक ऊर्जा में कमी आई, ठीक है। तो यहाँ जब आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी ना, मान लो एक थर्मस जैसा सिलेंडर है और उसमें गैस का क्या हो रहा है? प्रसार, गैस फैल रही है, यानी गैस कार्य कर रही है। और जब भी गैस कार्य करेगी और बाहर से उसे ऊष्मा नहीं मिलेगी, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, और गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो उसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। यही बात लिखी हुई है यहाँ, देखो जरा नंबर 4। किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने पर, रुद्धोष्म पता है ना, जो ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ ना होता हो, ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार होने पर इसमें आंतरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा की तो कमी होगी जब बाहर से इसे कार्य करने के लिए ऊष्मा मिल नहीं रही, इसके पास जो अपनी आंतरिक ऊर्जा थी उसी का कुछ हिस्सा इसे कार्य करने के लिए प्रयोग करना पड़ रहा, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके कारण गैस ठंडी हो जाती है। तो गैस तो ठंडी हो जाएगी। कभी यार आप प्रैक्टिकल करके देखो, एक मेरे कहने से प्रैक्टिकल कैसा करके देखो कि आपका जो हवा भरने का पंप होता है ना, जिससे आप साइकिल में हवा भरते हो, एक तो वैसा है जो पाइप लगाया अपने आप हवा भरती जा रही है, एक पंप वैसा होता है पिस्टन जैसा ऐसे भरने वाला। तो उस पंप को यदि आप नीचे की तरफ दबाओगे ना, इसका मतलब गैस के ऊपर आप कार्य करोगे, उसके अंदर गैस या हवा जो भी है, यदि आप उसे दबा रहे तो उसके ऊपर कार्य कर रहे, और उसके ऊपर कार्य कर रहे तो इसका मतलब उसे ऊर्जा दे रहे, और उसे ऊर्जा दे रहे तो वो अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ा रही होगी गैस। तो जब बार बार आप उस पंप को दबाओगे तो गर्म हो जाता है, वो पंप हो जाता है ना गर्म। कभी हाथ लगा के देखना,
आप पंप को चलाना बार बार, तो बार बार चलाओगे तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि बार बार चलाने से आप गैस के ऊपर कार्य कर रहे हो, और गैस के ऊपर कार्य कर रहे तो आपके द्वारा किया गया कार्य गैस में इकट्ठा होता रहेगा, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। और हमने पढ़ा कि आंतरिक ऊर्जा एक ताप फलन है, टेम्परेचर बढ़ेगा आंतरिक ऊर्जा बढ़ने के कारण, ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि यार उसका उल्टा कर रहे, आपके पास जो है कोई भी एक बड़ा सा पिस्टन है इस तरह का, जैसा हवा भरने का पंप है, आप उसे वापस खींचो, मतलब कहने की बात यह है कि आगे से उसका मुंह बंद करो, बाहर से हवा नहीं भरनी है, जितनी हवा उसके अंदर है उसे सिर्फ फैला दो। बिल्कुल ऐसा करो कि पिस्टन को यहाँ से पकड़ के ऊपर उठाओ। यदि आपके पास पिस्टन बहुत बड़ा है, सिलेंडर बड़ा है और आप उसमें उपस्थित गैस को फैला रहे हो, तो पक्की बात है कि सिलेंडर ठंडा हो जाएगा, पक्की बात है, बिल्कुल। समझ में आ रही ना बात आपके? तो इसलिए इन चीज़ों को हमें दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं ना बेटे, जब ही हम समझते हैं कि विज्ञान क्या है और किस तरीके से प्रभावित करता है हमारे जीवन को, और कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये बात समझ में आई ना आपके? क्या किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने पर इसमें आंतरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा की कमी तो होगी, क्योंकि रुद्धोष्म में बाहर से तो कार्य करने के लिए कोई ऊर्जा मिल ही नहीं रही, उसके पास जो अपनी आंतरिक ऊर्जा है उसका ही कुछ हिस्सा उसे प्रयोग करना पड़ रहा कार्य करने के लिए। तो उसके पास जितनी आंतरिक ऊर्जा थी उसमें अब उतनी थोड़ा ही रहेगी, क्योंकि उस आंतरिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा तो कार्य करने में वेस्ट हो चुका है। और जब उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी ना तो उसका टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक ताप फलन भी है, ठीक है, यानी ताप वाला गुण भी है, ऐसा गुण भी है जो ताप के ऊपर निर्भर करता है। अब आते हैं, और इसलिए गैस कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। नंबर 5, चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। ये बात मैंने पहले भी सिखाई थी कि आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। और यदि कोई चक्रीय प्रक्रम है, बताया था ना मैंने, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? मान लो कोई निकाय अवस्था ए में है, ए से गया वो अवस्था बी में, और बी से गया वो अवस्था सी में, और सी से गया वो अवस्था डी में, और डी से घूम के फिर दोबारा से अवस्था ए में आ चुका है। तो कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए जब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है ना, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? चक्रीय। और चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई का मान क्या होता है? 0, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा है वो एक अवस्था फलन भी है, वो अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो अपनी उसी अवस्था में आ गया है तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0। क्लियर बात? जैसे मैं आपको कहूँ कि 50 रुपये मेरे पॉकेट में थे, मेरी आंतरिक ऊर्जा थी 50 रुपये, मैं मार्केट में गया, मैंने 20 रुपये की दही खरीद दी, तो मेरे पास कितने बचे? कितने बचे मेरे पास? 30 रुपये बचे ना, यानी मेरे द्वारा किया गया कार्य 30 रुपये, और मेरे पास बची आंतरिक ऊर्जा कितनी? मेरे द्वारा किया गया कार्य 20 रुपये, और आंतरिक ऊर्जा कितनी बची? 30 रुपये। 50 रुपये का नोट था मेरे पास, कितना था? 50 रुपये का नोट, ये मेरी आंतरिक ऊर्जा थी डेल्टा ई। अब मैंने क्या काम करा? 20 रुपये की दही खरीद ली, इसका मतलब ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है। अब मुझे यूँ बताओ कि मेरी आंतरिक ऊर्जा कितनी बची है? 50 में से 20 गए 30। अब मेरी आंतरिक ऊर्जा जो है वो ई लिखना चाहिए यहाँ, डेल्टा ई नहीं, ई1, और ये है ई2, ठीक है, ये ई2 है। पहले आंतरिक ऊर्जा 50 थी, 20 का मैंने कार्य कर दिया, तो 30 रुपये मेरी अब फिलहाल की आंतरिक ऊर्जा है। अब मैं घर आया, घर मेरे से पूछा मेरे पापा ने कि कितने रुपए की दही आई? 20 रुपये की। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे 20 रुपये दे दिए, 30 थे मेरे पास, 20 उन्होंने दे दिए, फिर 50 आ गए। इसका मतलब मैं जिस अवस्था से चला था फिर दोबारा मैं उसी अवस्था में पहुंच गया हूँ। और यदि दोबारा मैं उसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया जो प्रक्रम है वो एक चक्रीय प्रक्रम है, वो प्रोसेस एक चक्रीय था। क्योंकि मैंने जब इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था तो मेरी आंतरिक ऊर्जा कितनी थी? 50 रुपये थे मेरे पास, रुपये ना कह के मैं जूल कह रहा कि मेरी आंतरिक ऊर्जा थी 50 जूल। फिर मैंने कार्य करा, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ।
यानी विभिन्न अवस्थाओं से गुजर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि 20 रुपए की दही ली और मैं घर वापस आ गया। क्या पता 20 रुपए की दही ली हो, 10 रुपए का कुछ और सामान लिया हो, 10 रुपए की कुछ सब्जी ली हो, और बहुत सारे पैसे खर्च करके जब मैं घर आया हूँ उन सभी पैसों का निपटारा हो गया हो, यानी वे सारे मुझे मिल गए हों घर से, तो मैं फिर दोबारा अपनी उसी अवस्था में पहुँच गया जिस अवस्था से मैं चला था। इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रक्रम ऐसा होता है ना कि निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम में खासियत ये होती है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। ठीक है, अब आप घर आके यूँ नहीं कह सकते कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि जितने पैसे आपने खर्च किए ना वे आपको घर से मिल चुके हैं। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हम। नंबर 6, एक अणु गैस के 1 मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 3/2 RT होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि यदि, वैसे तो इस बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, पर फिर भी आपको याद रखना है कि यदि एक अणु गैस के 1 मोल को आप लेते हो, मान लो कोई एक अणु गैस है उसका 1 मोल है और उसके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको निकालना है, तो इस फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हो 3/2 RT। ठीक है, पता है आपको डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आर गैस कांस्टेंट, टी है परम ताप यानी केल्विन वाला टेम्परेचर। अब आते हैं नंबर 7 पर। किसी तत्व की प्रबल स्थायी अवस्था में आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मज़ेदार भी है। भाई मेरे पास 50 रुपये हैं और मैं मार्केट में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हूँ, तो क्या होगा, मैं कभी तो चाट खाऊंगा, ठीक है, कभी मैं जलेबी खाऊंगा, कभी मैं कुछ चीज़ें खाऊंगा। इसका मतलब मेरे पास आंतरिक ऊर्जा है, तो मैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हिस्सा लूँगा। ठीक है, वैसे आपके हिसाब से यदि आपके पास 50 रुपये या 100 रुपये हैं और आप दोस्तों के साथ घूमने गए हो या मेले में घूमने गए हो, तो आप चैन से तो बैठ नहीं सकते हो बिल्कुल भी। मैं तो चाट या जलेबी खा रहा, आप शायद चाउमीन, बर्गर, मोमोज ये चीज़ें खाओगे ना। तो इसका मतलब ये है जिस निकाय के पास आंतरिक ऊर्जा है वो निकाय कार्य कर सकता है, और जो कार्य कर रहा है ना उसे तो मैं स्थायी कह ही नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी। स्थायी तो वो होता है जो कुछ नहीं करता, बिल्कुल शांति से बैठा रहता है। और जब आपके पास आंतरिक ऊर्जा नहीं होगी, यानी आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, रुपए नहीं होंगे, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं करने को। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप घूमने ही ना जाओ, घर पे ही बैठे रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। इसका मतलब ये है कि किसी तत्व की प्रबल स्थायी अवस्था में, कोई भी तत्व ज़्यादा स्थायी कब होता है, जब उसके पास आंतरिक ऊर्जा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। हमारी पॉकेट में जब तक पैसे रहते हैं हम बहुत खर्च करते हैं, और जब पॉकेट में पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर भी तो हम चैन से बैठते हैं, यानी हम स्थायी हो जाते हैं। तो ये तो सारे प्रकृति के नियम ही हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी तत्व की प्रबल स्थायी अवस्था में आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। भाई किसी की आंतरिक ऊर्जा 0 होगी, किसी निकाय की, जब तो वो चैन से बैठेगा, जब तो वो स्थायी होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, नंबर 8 वाली। आंतरिक ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है CGS पद्धति में और जूल होता है SI पद्धति में। ये दोनों मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं एक बार फास्टली आपको रिवाइज करवा दूं। देखो क्या क्या पढ़ा हमने। हमारा टारगेट था आंतरिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है। विस्तीर्ण गुण पता है आपको। नंबर 2, आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा केवल ताप फलन है, अतः यदि ताप स्थिर होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा आदर्श गैसों के लिए। नंबर 3, स्थिर आयतन पर अर्थात सम आयतनिक प्रक्रम डेल्टा V बराबर 0 में निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर होती है। अर्थात जितनी ऊष्मा दी उसने सब ने क्या करा, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाया है पूरी ऊष्मा ने। कार्य तो कुछ करा ही नहीं गैस ने। क्यों नहीं करा? क्योंकि आयतन में परिवर्तन 0 है, पिस्टन आपका फिक्स है, तो गैस काम नहीं करेगी, तो सारी ऊर्जा जेब में ही जाएगी उस निकाय के, क्योंकि उसे कार्य तो कुछ कर ही नहीं सकती गैस। नंबर 4, किसी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने पर इसमें आंतरिक ऊर्जा की कमी हो जाती है।
जिसके कारण गैस ठंडी हो जाती है। नंबर 5, चक्रीय प्रक्रम के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। नंबर 6, एकाणुक गैस के 1 मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इस सूत्र से ज्ञात होता है 3/2 RT से। नंबर 7, किसी तत्व की प्रबल स्थायी अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E 0 होती है और आंतरिक ऊर्जा के मात्रक आपको ध्यान रखने हैं अर्ग और जूल। ठीक है, वो कौन सी पद्धति में है? अर्ग तो CGS में है और जूल है SI पद्धति में। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे आंतरिक ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और ये अपने आप में 8 क्वेश्चंस हैं बेटे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, कल इसके आगे की स्टडी करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।